हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लेके आती हूँ 3 बजे क्लासेस पेपर 2 कॉमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ मिलके कॉमर्स की स्टडी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त, जिसमें आज हम बात करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास में बात कर ली थी और कल की क्लास में हमने कुछ जो डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम आगे के डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो भी क्लासेस कंडक्ट होती हैं उनकी लिंक आपको कॉमर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उन पे सेंड कर दी जाती है, ताकि आप वहां से लिंक के माध्यम से क्लास में आ पाएँ और कंटिन्यूटी के साथ क्लासेस ले सके। तो आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। और ये जो पेपर फर्स्ट है इनकी 3 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इनको भी आप लगाइएगा। साथ ही साथ और भी बाकी ये सब्जेक्ट्स हैं, जो जिन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। जैसे कि अब हमारी चल रही है बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त, जिसमें हमने एफएम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। कौन कौन से बोलो, इनको याद में रखना है हमेशा। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, जिसमें हम फाइनेंसिंग डिसीजन के बेसिस पे अभी पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। कुछ आपके बोलो डोमेस्टिक और बाद में हम पढ़ेंगे फॉरेन सोर्सेज के बारे में। ठीक है, फंड के फॉरेन सोर्सेज, और अभी हमने पढ़ा था डोमेस्टिक सोर्सेज के कुछ लास्ट क्लास में, लाइक इक्विटी शेयर्स, और फिर हमने देखे थे प्रेफरेंस शेयर्स। एंड आफ्टर दैट हमने बात की थी बोलो किसकी, डेब्ट की, जिसमें हमने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को देखा था। ठीक है, अब डेब्ट के ही कुछ और टाइप्स हैं एक तरीके से, उनके बारे में ये भी न्यू टर्म है जिनके बारे में आज डिस्कस हम करने वाले हैं। तो ध्यान से सभी क्लासेस को ध्यान से कभी क्लास को समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, एक होते हैं आपके जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये डिबेंचर के टाइप में ही चल रहा है अभी। तो ये क्या होते हैं बेसिकली कि कुछ एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है जो डिबेंचर्स होते हैं उनका। तो फिर जिन होल्डर्स के पास ये डिबेंचर्स होते हैं तो आफ्टर फिक्स टाइम वो क्या कर दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो डिबेंचर्स जिन होल्डर्स के पास होते हैं उनको 0% इंटरेस्ट मिलता है, यानी उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बस 2 टर्म ध्यान में रखनी है। एक तो एक फिक्स टाइम मैच्योरिटी के बाद इन डिबेंचर्स को क्या कर दिया जाता है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नाम से याद रखो। और दूसरा जीरो इंटरेस्ट। इन जो डिबेंचर्स हैं इन पे क्या मिलता है, एक होल्डर को जीरो इंटरेस्ट, यानी कोई भी इंटरेस्ट इनको नहीं मिलता है। ये 2 चीज़ आपको जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर में याद करके रखनी है। बाकी ये थोड़ा है, आप ब्रीफली इसको पढ़ भी सकते हो। तो जो 2 टर्म है वो इसमें यही ध्यान में रखनी है कि एक तो जीरो इंटरेस्ट होता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर फिक्स टाइम, किस में बोलो, इक्विटी शेयर्स में। फॉर एग्जांपल्स जो आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है और इंडियन रेयन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये इशू करती हैं ZFCD टाइप के जो डिबेंचर्स होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इन्हीं की, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, इंटरेस्ट 0% होता है और कंपल्सरी कन्वर्टेड किए जाते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। तो मतलब 3 ईयर्स के बाद तो कराना ही कराना पड़ता है। अगर उससे पहले का कोई फिक्स टाइम डिसाइडेड है तो उस टाइम पीरियड के दौरान, अदरवाइज 3 साल बाद तो आपको इन डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाना ही होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ZFCD जो पार्ट है किसका, डिबेंचर्स के टाइप्स का। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की अगर बात किया जाए तो ये है आपका सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ये भी एक डेब्ट का ही क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, SPN इसको शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं। SPNs आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर इशूड। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है जो इशू किए जाते हैं विद डिटेचेबल वारंट्स। हमने पढ़ा था ना क्या होते हैं वारंट्स। तो मतलब जब SPN इशू करते हैं तो उसके साथ में भी एक वारंट क्या दिया जाता है, इशू किया जाता है। ठीक है, एंड आर रिडीमेबल
रिडीमेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड। और ये रिडीमेबल कब होता है, एक फिक्स सर्टेन निश्चित पीरियड होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एसपीएन भी है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, लाइक जो अदर डिबेंचर्स होते हैं उसकी तरह। और ये जब इशू किया जाता है तो इसके साथ वारंट भी आपको इशू किया जाता है, जो रिडीमेबल होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक निश्चित टाइम के बाद। ठीक है, आगे देखिए। एसपीएन जो होता है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है, ठीक है, जिसके साथ वारंट अटैच किया जाता है। इट कैन बी इशूड बाय द कंपनीज, ये कंपनीज द्वारा इशू किया जा सकता है विद द लॉक इन पीरियड, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के दौरान, मतलब लॉक कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड को 4 to, जो कि होता है आपका मतलब मोस्टली देखें तो 4 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। कहने का मतलब एक एसपीएन इशू किया जाता है विद वारंट, ठीक है, और उसमें ये डिटेल्स समअप कर दी जाती है कि आप 4 से 7 साल के बाद क्या कर सकते हो, ये जो आपका एसपीएन है इसको आप रिडीमेबल करवा सकते हो। ठीक है ना, तो 4 से 7 ईयर एक सर्टेन टाइम पीरियड यहाँ पे समझा जाता है। और जो एसपीएन होल्डर होता है विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, उसे ना जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलता है। किसके बाद, जो आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाता है ना 4 से 7 साल, उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड नो इंटरेस्ट इज पेड, और जो आपका लॉक इन पीरियड होता है उस टाइम पे आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। आफ्टर उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। किस पे, एसपीएन्स पे, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स पे। तो कुल मिला के 3 बातें ध्यान में रखनी है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं और इनके साथ वारंट अटैच करके इनको इशू किया जाता है एक फिक्स लॉक इन सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जो होता है आपका 4 से 7 साल तक का होता है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको एज अ इंस्टॉलमेंट क्या की जाती है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। एक एक पॉइंट को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर सकते हो और साथ में आपको नोट्स तो मिलते ही हैं। ठीक है, कीवर्ड्स ना वो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी नोटबुक में एज अ नोट्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अभी व्हाट इज़ एसपीएन, ये क्या होता है, एक तरीके की हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है। कहने का मतलब इट कंबाइंस बोथ फीचर्स, मतलब ये कन्वर्टेबल तो नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इसमें फीचर्स दोनों के होते हैं, इक्विटी के भी और डेब्ट पे भी। क्यों, क्योंकि इसके साथ वारंट अटैच किया जाता है। उसके बेसिस पे वारंट क्या होता है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, एक कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं, राइट, ये हमें राइट मिलता है ना, तो अधिकार मिलता है ना। तो क्या होता है कि एसपीएन के साथ ही जो वारंट होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी भी परचेज कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये दोनों टाइप का होता है, कंबाइंस बोथ फीचर्स इक्विटी एंड डेब्ट प्रोडक्ट्स। ओके ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो कन्वर्जन होता है डिटेचेबल वारंट्स का इनटू द इक्विटी, तो उसके लिए एक क्या होता है, स्पेसिफाइड टाइम निर्धारित किया होता है, वो हमें ऑलरेडी पता ही है, राइट। फिर देखिए, जो आपका लॉक इन पीरियड होता है 4 to 7 ईयर्स, आफ्टर द लॉक इन पीरियड द होल्डर हैज़ एन ऑप्शन, होल्डर के पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि वो जो एसपीएन है उसको वापस से सेल भी कर सकता है, सेल बैक द एसपीएन टू द कंपनी। कौन सी वैल्यू पे, पार वैल्यू पे, जो उसकी पार वैल्यू होती है एसपीएन की, उसी पे वो कंपनी को क्या कर सकता है, सेल भी कर सकता है। ये एक ऑप्शन होता है जो डिबेंचर ये एसपीएन होल्डर होता है उसके पास, कि आफ्टर लॉक इन पीरियड के ख़त्म होने के बाद वो जो एसपीएन है उसको सेल भी कर सकता है। किस पे बोलो, सेल कर सकता है जो पार वैल्यू है उस पे। क्लियर है। और अगर होल्डर एसपीएन होल्डर सेल ना करके इन्वेस्टमेंट को क्या कर रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है आगे के लिए, तो ही इज़ रीपेड द प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो रीपेड कर सकता है प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द एडिशनल इंटरेस्ट या प्रीमियम के साथ ऑन रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, उसके पास दो हो गए, या तो वो सेल कर सकता है या वो अपना कंटिन्यू रख सकता है, जिससे उसे क्या आएगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा आफ्टर लॉक इन पीरियड के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो जो टिस्को है आपकी, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसने सबसे पहले जुलाई 1992 में क्या किया था, मेकिंग अ मेगा राइट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ये जो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उन्होंने एक नई टर्म लेके आया था एसपीएन की, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स की, जिसे इशू किया गया था 1992 जुलाई 1992 में इस टिस्को के द्वारा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट एसपीएन।
ये भी एक डिबेंचर का क्या है, डिबेंचर का ही इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट का ही इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एक कंपनी क्या करती है, फंड रेज के तरीके के लिए वारंट के साथ एसपीएन इशू करती है। तो ये सारी टर्म आपको ध्यान में रखनी है, कीवर्ड्स एसपीएन से रिलेटेड, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स से। आई होप क्लियर है आपको अच्छे से व्हाट इज एसपीएन, व्हाट इज जेडएफसीडी। ठीक है, अब हम शॉर्ट टर्म्स में बात करेंगे क्योंकि हमने दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब डेब्ट का ही एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा डेब्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ सी बात करते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स की, डीडीबी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डीप डिस्काउंट। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड, ऐसे टाइप के डेब्ट जिन पे क्या किया जाता है, हैवी डिस्काउंट पे जिनको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। और जब मैच्योरिटी इनकी आती है तो क्या होता है, फेस वैल्यू मिल जाती है इन्वेस्टर को। जो होल्डर्स होते हैं, डीडीबी होल्डर्स होंगे, उनको मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी पे क्या मिल जाती है, फेस वैल्यू मिल जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल्स क्या होता है, देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, उसने 1992 में डीडीबी इशू किया था जिसकी फेस वैल्यू तो थी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और जो 25 ईयर्स में क्या होना था, रिडीमेबल होना था, शोधन जिसका होना था। ठीक है, और उन्होंने इश्यू प्राइस क्या रखा था, बैंक ने 27,000 रखा था। ठीक है, एंड द इन्वेस्टर वर गिवन ऑप्शन, और इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन दिया गया कि वो रिडम्पशन करवा सकते हैं। जो डीडीबी होल्डर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो इसका शोधन करवा सकते हैं। कब, एंड ऑफ 5th, 10th, 15th एंड 20th ईयर एट डिफरेंट वैल्यूज़, यानी 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल या 20वें साल तक क्या करवा सकते हैं, वो इसका शोधन करवा सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे। ठीक है, अब इफ़ एन इन्वेस्टर होल्ड्स द डीडीबी फॉर फुल 25 ईयर्स, और अगर जो डीडीबी होल्डर है वो क्या करता है, पूरे 25 साल के लिए रखता है अपने पास उस डीडीबी को, आफ्टर 25 ईयर्स उसकी रेट रिडम्पशन पे कितनी हो जाएगी, 15.5% हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो तो ज़्यादा होती है डीडीबी की, लेकिन वो उस टाइम पीरियड में क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है उसे। जो डिबेंचर्स होल्डर्स हैं डीडीबी के, वो ख़रीदते हैं। ठीक है, इस पर कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता है जो होल्डर्स होते हैं उनको, बट होता क्या है, उनको प्रॉफिट किस तरीके से होगा, जब उसका मैच्योरिटी लेवल आएगा, शोधन का टाइम आएगा, उस टाइम पे वो जो जब शोधन करेंगे तब उनका जो प्राइस है वो क्या होगा, जो फेस वैल्यू होती है, जैसे 27,000 में इशू किया गया और 25 साल बाद जब आप उसका जो इन्वेस्टर है उसका शोधन कराएगा तो उसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब बहुत हैवी डिस्काउंट के ऊपर क्या किया जाता है, कोई डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसे ही हम बोलेंगे, बोलो क्या, डीडीबी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और जब मैच्योरिटी का टाइम आता है उस टाइम पे फेस वैल्यू मिल जाएगा इन्वेस्टर को। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, तो सिडबी, आईसीआईसीआई एंड आईएफसीआई हैव ऑल्सो इशू डीडीबी। तो सिडबी, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई इन सब ने भी क्या किया था, डीडीबी को इशू किया था ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स एंड मैच्योरिटीज, अलग अलग मैच्योरिटीज टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है ना, तो इट्स ऑल अबाउट डीडीबी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी तक के हमने जो डेब्ट के इंस्ट्रूमेंट्स है, डेब्ट के टाइप्स हैं, जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमने पढ़ लिया। आफ्टर डेट जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जेडएफसीडी हमने पढ़ लिया जो बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पे होते हैं और जो क्या होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं और 3 ईयर्स के बाद उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है। उसके बाद हमने सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स पढ़ लिए जो किसके साथ इशू किए जाते हैं, बोलो, वारंट के साथ इशू किए जाते हैं, राइट। और उसके बाद हमने जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स है वो अभी अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो हैवी डिस्काउंट पे क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पे क्या मिल जाती है, फेस वैल्यू इन्वेस्टर को मिल जाती है। आई होप सभी को डेब्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है ना, तो अभी तक हमने बात कर ली है, बोलो, जो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं फंड्स के, यानी घरेलू, इंडिया में किन किन सोर्सेज का यूज़ करके फंड को रेज किया जाता है या फंड बनाया जाता है, तो वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड आफ्टर दैट डेब्ट में हमने देख लिए हैं ये सारे टाइप्स डेब्ट के। क्लियर है,
अब वारंट्स भी देख लिया है, एसपीएन देख लिया है, डीडीबी देख लिया है, जेडएफसीडी देख लिया है, राइट। तो अब हम बात करेंगे मेनली किसकी, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। अब हम जाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। जानते हैं फॉरेन कैपिटल के बारे में, विदेशी पूंजी क्या होता है, डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो फॉरेन कैपिटल रेफर्स करता है टू कैपिटल फंड प्रोवाइडेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। जब जो विदेशी संस्थान हैं उनके द्वारा जो कैपिटल फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन बैंक्स ईटीसी, तो उसे ही हम बोलते हैं विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल फंड्स फ्रॉम ओवरसीज कैपिटल मार्केट टू लोकल इंडस्ट्रीज। इसमें सभी टाइप के जो पूंजी कोष होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। फॉरेन फंड्स कैन बी रिलाइड टू सप्लीमेंट द डोमेस्टिक सेविंग्स एंड टू प्रोवाइड सुपीरियर फिजिकल एंड मैनेजरियल टेक्नोलॉजी। तो जो विदेशी कोष है ना, उसके माध्यम से जो घरेलू है उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर फिजिकल एंड मैनेजरियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होता है, मतलब कैपिटल प्रोवाइड कराया जा सकता है। हाउएवर फॉरेन कैपिटल्स हैज़ इट्स ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखा जाए तो विदेशी पूंजी के भी अपने आप में कुछ लाभ है, कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ये सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक प्रतिफल ही प्रदान नहीं करता, बट इन अ वाइडर सेंस ऑल्सो अफेक्ट करता है सोवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता को, डिपेंडेंसी को, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी ऑफ अ कंट्री। यानी मान लीजिए हम अगर कैपिटल बाहर से ला रहे हैं, विदेशी पूंजी से हमारे पास कैपिटल आ रही है, तो हमारे देश की प्रभुसत्ता, हमारे देश की आत्मनिर्भरता, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं फॉरेन कैपिटल को लेके। मतलब अगर ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट होने लग गए तो उससे क्या होगा कि हम डिपेंडेंट होने लग जाएंगे जो फॉरेन्स हैं उन पे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से हमें फॉरेन कैपिटल का यूज़ करना होता है कि हमारे पास प्रॉफिट भी हो, हम फंड रेस भी कर सके और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी हमारे पास ही रहे, खुद की घरेलू देश की। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेन कैपिटल को मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो द कंट्रीज हैव बीन courteous in allowing the foreign capital to enter the industrial scene of that country। कहने का मतलब वही कि किस तरीके से फॉरेन कैपिटल को मैनेज किया जाए। इन इंडिया द फॉरेन कैपिटल हैज़ रिमेन्ड सबड्यूड टिल 1990, यानी 1990 तक उतना ज़्यादा फॉरेन कैपिटल का बोलबाला नहीं था। देयर वर सेवरल रेगुलेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सब लगाए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉरेन कैपिटल है उसके इनफ्लो के लिए, ठीक है ना। मतलब कि देश में आएगी तो उसके लिए रेगुलेशंस लगाए जाते थे। However, with the onset of process of liberalization and globalization, और फिर जब 1991 में आपका लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन याद है ना यूनिट फर्स्ट में, वैश्वीकरण और उदारीकरण जब आया तो द गवर्नमेंट स्टार्टेड रिलैक्सिंग, तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाने छोड़ दिए, विथ सुपरविजन एंड कंट्रोल, अपना नियंत्रण छोड़ दिया द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिसी मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, कुछ पॉलिसीज बनाई गई टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देशी विनियोग को आकर्षित करने के लिए, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूटल, इंडिविजुअल बेसिस पे और संस्थागत बेसिस पे, ठीक है। तो द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इज डिटरमाइंड, कुल मिला के अगर बात करें तो जो आपका विदेशी पूंजी है उसका इनफ्लो डिटरमाइन किया गया नॉट ओनली बाय द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्री, सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्री के द्वारा ही नहीं, बल्कि रैदर देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुछ अदर फैक्टर्स भी देखे जा सकते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स क्या है, और रिलेटिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन की रेट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस यानी जो आपकी राजनीतिक स्थिति है वो क्या है देश की, ट्री रेटिंग, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी एक फॉरेन कैपिटल मैनेजमेंट के तौर पे देखी जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं फॉरेन कैपिटल के रिगार्डिंग, ठीक
ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट फॉरेन कैपिटल। क्या होती है विदेशी पूंजी, हम सबको थोड़ा थोड़ा बेसिक रूप से समझे तो हमें सभी को पता है। मतलब जब फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है। और ये हमने पूरा इंटरनेशनल ट्रेड में ऑलरेडी पढ़ा था, राइट। तो मुझे ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुझे बताना सभी व्हाट इज़ फॉरेन कैपिटल, अपने अपने वर्ड्स में आप मुझे सभी बताओगे, ठीक है ना। आज का ये आपका होमवर्क है, जो हम टाइम फॉर क्वेश्चन है ना, मैं उसमें फिर से रिपीट कर दूंगी। ओके, आपको बताना है व्हाट इज़ फॉरेन कैपिटल, मुझे डिटेल में सबको बताना है, ठीक है, जितना आपने समझा है अभी तक उस अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अभी देखते हैं फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। द सोर्सेज फ्रॉम वेयर फॉरेन कैपिटल कैन बी रेज्ड, ऐसे स्रोत जिनसे क्या की जाती है, विदेशी पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू, कुल मिला के दो टाइप से हमने डिवाइड किए हैं, एक तो आपकी ऑफिशियल और एक आपकी प्राइवेट, ठीक है। तो द ऑफिशियल सोर्सेज इंक्लूड, तो ऑफिशियल में क्या इंक्लूड होगा, जैसे फॉरेन लोन्स हो गए, एड्स हो गई, ग्रांट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, जो गिवन बाय गवर्नमेंट, मतलब वन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी टू अनदर कंट्री। मतलब मोदी जी को अगर वहाँ से मान लीजिए यूएसए से क्या हुआ कि कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मतलब एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स देती हैं, ग्रांट्स देती हैं, लोन्स देती हैं, तो वो तो हो जाती हैं ऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है। और द ऑफिशियल सोर्सेज में ऑल्सो भी इन टर्म्स ऑफ लोन्स एट कन्वर्जन रेट्स विद लॉन्गर मेच्योरिटी एंड लिबरल रीपेमेंट शेड्यूल्स। मतलब जो लोन्स होते हैं फॉरेन कंपनीज मतलब फॉरेन बैंक्स लोन देते हैं, ठीक है, लॉन्गर मेच्योरिटी बेसिस पे, कन्वर्जन रेट्स पे, तो वो सभी भी ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं किसके, फॉरेन कैपिटल के। तो ये तो बात हो गई जो ऑफिशियल स्रोत हैं उनकी। अब बात करते हैं प्राइवेट फॉरेन कैपिटल की, ठीक है। तो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल इज अवेलेबल फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये कहाँ से उपलब्ध होती है, व्यक्ति, मतलब फॉरेन का कोई व्यक्ति आके इन्वेस्ट कर रहा है हमारे देश में उससे, या फिर इंस्टीट्यूशनल कोई संस्था यहाँ आके इन्वेस्ट कर रही है, कोई कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है उससे, ठीक है। दिस कैपिटल इज अवेलेबल ऑन प्योर कॉमर्शियल टर्म्स, मतलब ये अवेलेबल होती है प्योर कॉमर्शियल टर्म्स पे। ब्रॉडली देयर आर टू फॉर्म्स, मतलब प्राइवेट सोर्सेज के टू फॉर्म्स हम देख सकते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या 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 क्या, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ याद आ रहा है सभी को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस किस ने पढ़ा है यूनिट फर्स्ट में, मुझे जल्दी से बता दो जिन जिन ने क्लासेस ली है। दूसरा आपका होमवर्क आ चुका है आज ही का, आपको डिटेल में मुझे बताना है व्हाट इज़ एफडीआई। जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो ज़रूर जाके देख लो, मैंने यूनिट फर्स्ट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था एफडीआई के ही बारे में, ठीक है ना। और एफडीआई और एक आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, ठीक है, एफडीआई एफपीआई। तो आपको सिर्फ मुझे इतना बता देना कि एफडीआई क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, या आपका रिवीजन टाइम है, आपका होमवर्क टाइम है, आपको बताना है एफडीआई के बारे में, ठीक है। तो 2 हो गए एफडीआई और एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो एफडीआई है इज वन वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर्स एस्टेब्लिशेस एंड डज बिजनेस इन अ कंट्री। तो एफडीआई वही है जहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मैं थोड़ा बता देती हूँ पर आपको मुझे डिटेल में बताना है व्हाट इज़ एफडीआई, कमेंट्स में बताना है, मैं देखूँगी सभी का, ठीक है। इन केस ऑफ मतलब एफडीआई तो हो गया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में जाके, ठीक है। और एफपीआई इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, द foreign funds flow in terms of subscription to securities और डायरेक्ट लैंडिंग, ठीक है। यानी वही कि जो सिक्योरिटीज़, यानी एक देश से दूसरे देश की सिक्योरिटीज़ में जब क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, लाइक शेयर्स, एक देश के शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, दूसरे डिवेंचर्स में इन्वेस्ट हो रहा है आपस में देशों के, तो वो पोर्टफोलियो में आता है, ठीक है। इन इंडिया द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मेड थ्रू, तो इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, एक तो यूरो इशू से, एक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग से, और एक आपका स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, इन सब के द्वारा इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। मैम व्हाट इज़ यूरो इश्यूज, चलिए अब बात करते हैं, और साथ ही साथ एफडीआई मेन है जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आपका ये होमवर्क है, डिटेल में मुझे आप बताओगे, ठीक है।
अभी हम बात कर लेते हैं यूरो इश्यूज क्या होते हैं उनकी, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज यूरो इश्यूज, ये एक तरीके की प्राइवेट एफपीआई होती है, यानी प्राइवेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब जब से वैश्वीकरण की स्थिति हुई है, कहाँ पे, हमारी जो देश है इंडियन इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, द गवर्नमेंट थॉट इट इम्पेरेटिव टू अलाउ द कंपनीज इन इंडिया टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट इन फॉरेन एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वहाँ से इंडिया क्या करे, अपना फंड को रेज करे फॉरेन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ फॉरेन कैपिटल द फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व्ड। तो जो फॉरेन कैपिटल होगी उसमें फॉरेन, जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे फॉरेन एक्सचेंज होगा, ठीक है, इन्वॉल्व। सो इट इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, तो इंडिया में किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं यूरो इश्यूज। यूरो इश्यूज आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेबी, यानी यूरो इश्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो सेबी के अंदर नहीं आता है। सेबी किसके लिए काम करता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, कौन बताएगा, आप सभी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल स्टूडेंट्स हो, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। मुझे अभी के अभी सब बताएंगे सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो जो यूरो कॉन्सेप्ट है वो सेबी से हटके, सेबी इसको रेगुलेट नहीं करता, कौन करता है इसको, आरबीआई करता है और गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। अब देखिए, इन नवंबर 1993, 1993 नवंबर में द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इंडियन कंपनीज इन कैपिटल मार्केट अब्रॉड। तो गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस किया एक ऐसी योजना को, स्कीम, किसके लिए, सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए, जो इंडिया की कंपनी है उनके द्वारा इन कैपिटल मार्केट ऑफ अब्रॉड, जो विदेशी कैपिटल मार्केट है उसमें जो इंडिया की कंपनीज हैं वो अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं। ऐसी योजना जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने अनाउंस की, ठीक है। बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स, जो भी बॉन्ड्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो उसकी स्कीम लाई गई, स्कीम 1993, ठीक है। जो स्कीम का नाम क्या है, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स स्कीम 1993। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा, ये स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की, ठीक है। जिसमें क्या था, द स्कीम हैज़ बीन रिव्यूड एंड सेवरल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस स्कीम में अलग अलग अमेंडमेंट्स, बदलाव कर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो मेन स्कीम का पर्पस क्या था कि जो इंडिया की कंपनीज हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ क्या कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं जो फॉरेन अब्रॉड का जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर, ताकि वहाँ से भी फंड रेज किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए स्कीम लाया गया 1993 में, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम्स 1993, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, इंडियन कंपनीज हैव बीन अलाउड टू इशू 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इंडियन कंपनीज को 3 टाइप से सिक्योरिटीज़ को अलाउ करने की परमिशन दी गई है, जिसमें है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, समझेंगे क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, और एक आपका इक्विटी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, इनको हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करते हैं। और फिर हम कल पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसमें एडीआर और जीडीआर, किन ने नाम सुना है, डिस्कस करेंगे डिटेल में। और कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट रहेंगे स्वैप का, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, स्वैप का और एक आपके कॉमर्शियल बोरोइंग्स का, वो दोनों, और एडीआर जीडीआर कल की क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के बारे में। सो द रेगुलेटरी प्रोविजंस ऑफ दीज सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज, जो भी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग दीज, चलिए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ये क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, बोलो, इक्विटी में या बॉन्ड्स में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, इनको भी हम इक्विटी में क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड बाय अ कंट्री, यानी एक कंट्री इशू करती है
हैं इन अ करेंसी, अपने देश की करेंसी में, डिफरेंट देन द इट्स ओन करेंसी, मतलब कि ये अपनी जो करेंसी होती है उससे डिफरेंट किसी अन्य देश में उस करेंसी में क्या करती हैं, इन बॉन्ड्स को इशू करती हैं। जैसे इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर रही है यूएसए में, तो वो किस में करेगी, डॉलर में करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक देश के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है इन ऐसी करेंसी में जो डिफरेंट होती है उस अपने देश की करेंसी से। क्लियर है, यानी अगर इंडिया की कोई कंपनी जब इशू करेगी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को, तो वो अपने रुपी मुद्रा में नहीं करके जो दूसरे देश में, जिस देश में वो कर रहे हैं ना इशू, तो उसमें वो क्या करेगी, इशू करेगी, चाहे डॉलर में हो गया, चाहे येन में हो गया, इस तरीके से। ओके, चलिए अब देखिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है बाय विच, जिसके द्वारा द कंट्री रेजेस, एक देश क्या करता है, रेज करता है द मनी, पैसे रेज करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फॉरेन करेंसी, एक फॉरेन मुद्रा में, विदेशी मुद्रा में क्या करता है, कैपिटल को रेज करता है। बॉन्ड एक्ट्स लाइक बोथ अ डेब्ट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों तरीके से कार्य कर सकते हैं, इनको डेब्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बॉन्ड होल्डर द ऑप्शन, जो बॉन्ड होल्डर होता है उसके पास ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू अ कंपनीज इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने का। ठीक है, मतलब सेम कंपनी जिसने इशू किया है वही क्या कर सकती है, उसको सेम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकती हैं। ठीक है, रिटेन ऑल फीचर्स ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो जो इंडिया का मतलब डिबेंचर्स का जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है ना, उसी तरीके के फीचर्स होते हैं इसमें आपके फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक तरीके का फॉरेन मतलब कैपिटल रेज करने के लिए एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, और इसको हम जब इशू करते हैं तो किसी अन्य देश की मुद्रा में हम क्या करते हैं, इसको इशू करेंगे। तो ये सारी बात है, इट्स ऑल अबाउट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यूरो इशू में सबसे पहले हमने देख लिया है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को। अब हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स को। तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट FCEB, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। वो थे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ये है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। तो ये क्या होता है, आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए लेट्स डिस्कस। मान लीजिए दो कंपनी है, रिलायंस की ही दो कंपनीज हैं, एक आर पावर और एक आर पेट्रोकेमिकल, दोनों मान लीजिए रिलायंस की ही है हमारे इंडिया की। ठीक है, उन्होंने क्या किए, रिलायंस जो पेट्रोकेमिकल है उसने क्या किए, उसने बॉन्ड्स इशू किए। कौन सी बोलो, FCEB, यहाँ पे FCEB होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स इशू किए आर पेट्रोकेमिकल ने। ठीक है, अपने फॉरेन करेंसी कहाँ पे इशू किए, अमेरिका में उसने इशू किए। अब अमेरिका ने जिसने बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट्रोकेमिकल कंपनी को डॉलर्स दे दिए एज ए एप्लीकेशन मनी या जो भी। ठीक है, अब तो इस तरीके से ये हो गया, इशू किए आर पेट्रोकेमिकल ने और अमेरिका ने क्या किया, डॉलर दे दिया। ठीक है, अब जब इन बॉन्ड्स का जब मैच्योरिटी टाइम आएगा उस टाइम पे अगर जब ये जो आर पेट्रोकेमिकल है ये बोल देगी कि आप क्या करो, अमेरिका के जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदा है उनको बोल देगी कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हमारी जो एक और कंपनी है रिलायंस की ही, उसमें आप अपने जो बॉन्ड्स हैं उसको क्या करा सकते हो, उसके शेयर्स ले सकते हो। मतलब आर पावर को आप क्या कर दो, बॉन्ड्स दे दो और उनसे क्या ले लो, एज इट इज़ शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स आप ले लो। ठीक है, यानी एक ही रिलायंस की ही दो कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया, जिसके बॉन्ड्स पहले इशू होकर अमेरिका के पास आए और अमेरिका से क्या हुए, एक्सचेंज हो गए किसकी कंपनी में, जो रिलायंस की ही जो दूसरी कंपनी है आर पावर, उसके शेयर्स में। ठीक है, आया ना समझ में कॉन्सेप्ट। तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे आर पेट्रो ने अपने अपने बॉन्ड्स क्या किए, इशू किए अमेरिका में, अमेरिका ने दे दिए डॉलर। ठीक है, अब जब मैच्योरिटी टाइम आ जाएगा उसके बाद आर पेट्रोकेमिकल अमेरिका को क्या बोल सकता है कि आप क्या करो, आप अपने जो बॉन्ड्स है या तो उनको मैच्योरिटी के बाद आप रिडम्प करा लो, मतलब उनको मतलब अपने पास रखो या जो भी नॉर्मल प्रक्रिया होती है, या फिर आप क्या करो, आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हो हमारी ही कंपनी की, यानी आर पेट्रोकेमिकल ही की कंपनी के शेयर्स के अंदर। तो उसको
बोलेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो ये दोनों डिफरेंस है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। अगर आपको याद ना रहे तो सिर्फ आप एक बार ये एग्जांपल देख लेना रिलायंस का, दोनों कंपनीज का लेके, जब आपस में ही जैसे एक कंपनी इशू कर रही है और उसके बाद वो बोलती है कि आप हमारी ही सेम एज इट इज कंपनी में अपने शेयर्स को, अपने बॉन्ड्स को क्या करा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो, तो वो तो होगी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और अगर वही कंपनी बोलती है कि आप हमारी ही रिलायंस की एक और कंपनी है आर पावर, उसके शेयर्स में एक्सचेंज करा सकते हो अपने बॉन्ड्स को, तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ये दो टर्म्स हमने आज सीख ली है, बोलो किसकी, फॉरेन कैपिटल्स के यूरो इश्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था डेब्ट होता है, इक्विटी होता है, फिर जो डेब्ट के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आज की क्लास में हमने देख लिए। बोलो कौन कौन से हमने बात कर ली थी, इक्विटी के वारंट्स की, उसके बाद डेब्ट के हमने बात कर लिए थे, एफडी सॉरी ये देख लिया था हमने, बोलो क्या, जल्दी से बताओ। डीडी भी हमने देख लिया था, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, एसपीएन सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स क्या होता है, जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात कर ली फॉरेन कैपिटल क्या होता है, एंड आफ्टर दैट फॉरेन फॉर्म्स क्या होते हैं फॉरेन कैपिटल के, हमने देखा यूरो इश्यूज, जिसमें हमने बात कर ली है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स की। अब कुल मिला के हमारे कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स और रहे हैं। एक तो आपका यूरो इश्यूज का ही रहा है, कौन सा बोलो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडीआर एंड व्हाट इज जीडीआर। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करेंगे ये जो हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स है, जो भी फॉरेन कैपिटल का ही टॉपिक है, इसके बारे में। और फिर एक आपका बचेगा स्वैप्स। इन तीनों को हम डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो आपके सोर्सेस हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे आपके फॉरेन सोर्सेस हो फंड्स के, वो सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से क्लासेस लगाइए, ये वाली क्लास अच्छे से लगाना। देखिए ये जो पूरा का पूरा यूनिट रहेगा हमारा, ये फाइनेंस से रिलेटेड रहेगा, फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड रहेगा। ठीक है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंगनेस लगे, अगर आप इसे प्रैक्टिकल वे में लेके समझोगे कि आप खुद एक बिजनेस रन कर रहे हो। ठीक है, उसमें आपको किस तरीके से फंड को रेस करना है, उसके क्या क्या तरीके हैं। पहले हमने इंडिया में ही देखिए अलग अलग तरीके, घरेलू तरीके कि किस तरीके से फंड रेस किया जा सकता है, इक्विटी के माध्यम से, डेब्ट के माध्यम से, और फिर अगर हमें फॉरेन कैपिटल में जाना है तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के माध्यम से हम फंड रेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के खुद को एक क्या समझना है, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन समझना है। ठीक है, कि हमें भाई हमारा बिजनेस करना है और हमें पैसा रेज करना है, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली वे में समझोगे ना तो बिल्कुल भी बोरिंगनेस नहीं आएगी, बोरियत नहीं लगेगा। और अगर रट्टाफिकेशन के थ्रू समझोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखो, हमें बिजनेस करना है, फंड रेज करना है और उसके तरीके हमें जानने हैं, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। ओके ना, चलिए तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। कल मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनके बहुत मेरे पास रिजल्ट आए हैं, आंसर्स आए हैं, तो वेरी गुड। जो भी रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से मेरे को डिटेल में जिन्होंने बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, और आज जो मैंने आपको 2 दिए हैं, बताओ कौन कौन से। एक मैंने आपको पूछा है व्हाट इज फॉरेन कैपिटल, आपको अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि विदेशी पूंजी क्या होता है, फॉरेन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, कमेंट में बताना है सभी को। और एक मैंने दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमने यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ा था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मुझे बताना है आपको कमेंट में। कल मैं देखूंगी किस किसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके ना, चलिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस अवेलेबल होते रहें। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स फिलर फॉर्म के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है वेबसाइट, सोशल साइट, सभी यहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो सभी आप ज्वाइन करके रखिएगा ही रखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।